हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 गुजरात बोर्ड विषय नामा का मूल तत्व भाग नंबर 1 का चैप्टर नंबर 7 का चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा, उसका नाम है साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। इस चैप्टर में हम थियरी पढ़ेंगे, रोज नामचा पढ़ेंगे, एक सवाल पढ़ेंगे और साथ ही साथ सही गलत भी पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। 3 क्वेश्चंस आते हैं और तीनों क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, 3-3 नंबर के। राइट, सिर्फ बता रहा हूँ, ये मैं सवाल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेक्शन ए और बी में भी आता है, अर्थात ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान और खास तौर पर बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए काफी ज्यादा सहायक है। ओके, तो इस चैप्टर में हम साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा है विसर्जन, अर्थात क्या, विसर्जन किसे कहते हैं। तो विसर्जन अर्थात संबंधित बातों के अस्तित्व का अंत। यहाँ साझेदारी और साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के संदर्भ में अभ्यास करना है तो 2 बातों का विसर्जन ध्यान में लिया जाता है। पहले विसर्जन का मतलब होता है सब कुछ खत्म, सब बंद। बोला जाए ना तो धंधे का अस्तित्व हमेशा के लिए बंद, अर्थात विसर्जन हो जाना। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे घर पे गणपति बैठते हैं तो 10 दिन तक बैठेंगे, तो 10 दिन तक पूजा होगा, आरती होगा, धूप लगाया जाएगा, आरती होगी तो लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, गाना बजेगा। ये सब प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विसर्जन का समय नहीं आता। और जब विसर्जन हो जाता है तो ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। समझ लो कि खत्म सब कुछ। अब 1 साल बाद जो होने वाला है, वापिस गणपति जी आएंगे तब सब कुछ होगा, ऐसा। ठीक है, तो यही है कि विसर्जन का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना। अब विसर्जन को जानना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एक साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन और एक साझेदारी का विसर्जन। 2 विसर्जन होता है। साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन का मतलब है धंधा ही बंद हो जाएगा भैया। साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन में धंधा ही बंद हो जाएगा, लेकिन साझेदारी के विसर्जन में धंधा चालू रहेगा। क्यों? कि जब पेढ़ी बंद हो जाएगा तो धंधा खत्म, और साझेदार का विसर्जन होगा तो जिसका विसर्जन होगा वो गया, उसकी जगह पे कोई दूसरा आएगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब साझेदारी पेढ़ी अपना व्यावसायिक कामकाज धंधा हमेशा के लिए बंद कर दे, अर्थात कानून की दृष्टि से पेढ़ी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए, उसे बोलते हैं साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। आपको समझ में आ गया कि नहीं? साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन है जब धंधे का अस्तित्व का अंत हो जाओ, कानून की दृष्टि से धंधे के अस्तित्व का अंत होना, धंधा पूरी तरह से बंद हो जाना, अर्थात साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। संक्षेप में, जब चालू पेढ़ी बंद हो जाए, यानी जो पेढ़ी, जो धंधा चालू है, अगर वो बंद हो जाए तो उसे ही हम बोलेंगे पेढ़ी का विसर्जन, साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। समझ में आ रहा है? एक के अलावा बाकी सभी साझेदार पेढ़ी में से मुक्त हो तब साझेदारी का अंत आता है। अब साझेदारी का अंत का मतलब कैसा है कि 100 साझेदार है, उसमें से एक को छोड़ के बाकी 99 बोलते हैं धंधा बंद करो, साझेदारी बंद करो, तो बंद हो सकता है भाई। चालू रहने वाला एक साझेदार अब पेढ़ी का व्यक्तित्व का मालिक बनता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि 100 में से 99 बोलते हैं धंधा को बंद करो, लेकिन एक बोलता है नहीं भाई, हम धंधे को बंद नहीं करेंगे। तो 99 जब निकलेंगे तो अपना सब कुछ लेके जाएंगे, और एक व्यक्ति ऐसा सक्षम है जो उनका सब कुछ दे सकता है, तो उनको देने के बाद भी अकेले अपने बलबूते पर धंधे का संचालन करेगा, धंधा चालू रखेगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि पेढ़ी के विसर्जन में धंधे का अंत हो जाता है, बट साझेदारी के विसर्जन में धंधे का अंत नहीं होता है। सभी साझेदार निकल जाएंगे और एक चाहेगा ना तो भी धंधा चालू रख सकता है। इस प्रकार पेढ़ी का विसर्जन होता है। कितनी बार पेढ़ी चालू धंधा कोई एजेंट स्टॉक कंपनी को बेच देता है, तब साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी अगर बंद हो रही है तो उसको पूरी तरह से बंद नहीं करता है, कंपनी का मालिक उस कंपनी को किसी दूसरे जॉइंट स्टॉक कंपनी को बेच देता है, जिससे पेढ़ी का विसर्जन हुआ ऐसा कह सकते हैं, बट धंधा चालू भी है। अब समझते हैं पेढ़ी और साझेदारी का विसर्जन क्या है।
पहले पेढ़ी का विसर्जन। भारतीय साझेदारी कानून कलम 39 के अनुसार पेढ़ी का विसर्जन करके सभी साझेदार मुक्त हो जाए तो उनके बीच साझेदारी का अंत होता है और साथ ही साथ पेढ़ी का विसर्जन होता है। भारतीय साझेदारी कानून कलम 39 के अनुसार अगर देखा जाए कि जब सभी साझेदार मुक्त हो जाएंगे तो साझेदारी का अंत हो जाएगा, और जब साझेदारी का अंत हो जाएगा तो पेढ़ी का भी विसर्जन हो जाएगा। इस प्रकार साझेदारी का विसर्जन करके पेढ़ी बंद की जाती है, तभी पेढ़ी का विसर्जन होगा। तो सिंपल सी बात है, पेढ़ी का विसर्जन करने से पहले संपूर्ण रूप से साझेदारी का विसर्जन होना अनिवार्य है। जब संपूर्ण रूप से साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन हो जाएगा ना, तो पेढ़ी का विसर्जन अपने आप हो जाएगा। ऐसे संयोगों में पेढ़ी का धंधा बंद भी हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी संपत्तियां बेचकर उपज में से पेढ़ी की जिम्मेदारी चुकाई जाती है और बची हुई रकम में से साझेदारों की पूंजी उनके करार के प्रमाण में वापस की जाती है। और जब धंधा बंद होता है तो धंधे की पूरी संपत्ति को बेच देंगे, एक साथ बेचेंगे, उससे जो कुछ भी मिलेगा तो सबसे पहले धंधे का जो जिम्मेदारी है, लोन वोन जो बैंक से लिए हुए हो, वो सब चुकाया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा तो साझेदारों को उनके लाभ हानि के प्रमाण में जो पहले से करार पत्र में उनके बीच समझौता किया गया हो, किसको लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा, उसके अनुसार उनको रकम वापस की जाती है। ठीक है। जब पेढ़ी का समग्र धंधा बेच दिया जाए तो उसे भी बोलेंगे साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। अब समग्र धंधा ही बेच देंगे तो अस्तित्व का ही अंत हो जाएगा। अब पढ़ते हैं साझेदारी का विसर्जन क्या है। तो जब कोई एक साझेदार की निवृत्ति हो, मृत्यु हो, या वह दिवालियापन में घोषित हो, या कोई अन्य कारण से धंधा बंद न किया जाए, बाकी साझेदार धंधा चालू रखे, तब पुरानी साझेदारी का विसर्जन कहेंगे। धंधे में से जाने वाला साझेदार के अलावा बाकी साझेदार धंधे को चालू रखें। यानी सिंपल सी बात है विद्यार्थी मित्रों, साझेदारी के विसर्जन में साझेदारों का विसर्जन होता है, ना कि पेढ़ी का विसर्जन होता है। साझेदारों के विसर्जन में सबका विसर्जन नहीं होगा, जिसका होगा वो भाई जाएगा, बाकी जो रहेंगे धंधे को चालू रखेंगे। या तो ये भी हो सकता है कि जिसका विसर्जन हो रहा है वो तो जा रहा है, उसके बदले में उसके जगह पे कोई दूसरा आ रहा है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन में धंधा बंद हो जाता है और साझेदारी के विसर्जन में धंधा बंद नहीं होता, क्योंकि साझेदारी के विसर्जन में साझेदारों का विसर्जन होता है, साझेदार बदलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साझेदारी और साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के बीच अंतर। आधार साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। अर्थ साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात साझेदारी का विसर्जन। अब साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात अलग अलग कारणों से साझेदारों के बीच होने वाला परिवर्तन अर्थात साझेदारी का पुनर्गठन। जैसे कि साझेदारों के प्रवेश से, साझेदार के निवृत्ति से, साझेदार के मृत्यु से, इन सब कारणों से साझेदारी में जो विसर्जन होता है उसी को साझेदारी का विसर्जन कहते हैं। पेढ़ी का विसर्जन तो धंधे का अस्तित्व हमेशा के लिए क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, मिट जाएगा। पेढ़ी का अस्तित्व, साझेदारी के विसर्जन में पेढ़ी का अस्तित्व चालू रहेगा और पेढ़ी के विसर्जन में नहीं चालू रहेगा, क्योंकि साझेदारी में साझेदार बदलेंगे, धंधा तो चालू रहेगा, कोई ना कोई तो चालू रखेगा। जब पेढ़ी का विसर्जन ही हो गया तो धंधा ही खत्म, साझेदार भी खत्म, ऐसा समझ जाओ। ठीक है। हिसाबी चौपड़े यहाँ चालू रहेंगे, क्योंकि एक साझेदार जाएगा तो दूसरा तो काम धंधा चालू रखेगा, और यहाँ तो अस्तित्व ही अंत हो जाएगी, तो हिसाबी चौपड़े भी बंद हो जाएंगे। हिसाबों का निपटारा कैसे होता है? इसमें हिसाबों का निपटारा नहीं होता, परंतु पुनः मूल्यांकन खाते में उपस्थित होने वाला लाभ या हानि साझेदारों को उनके पूंजी खाते के जमा या उधार किया जाता है। सामान्यतः पेढ़ी में से जाने वाले साझेदार का हिसाब भी कर दिया जाता है। हिसाबों का निपटारा मतलब एकदम आसान है, जो साझेदार यहाँ से निकल रहा है उसका हिसाब कर दो और बाकी जो साझेदार हैं उनका पुनः मूल्यांकन खाते में जो भी लाभ हानि हो उसके अनुसार धंधा चलेगा। इसमें हिसाबों का निपटारा होता है। वसूली खाते द्वारा संपत्तियों का निकाल करके संपत्तियों को बेचेंगे, बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा उससे दायित्व चुकाएंगे, फिर जो भी रकम बचेगा उसको साझेदारों के बीच उनकी लाभ हानि के प्रमाण में बांट देंगे। ठीक है। अदालत का हस्तक्षेप, तो साझेदारी के विसर्जन में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। करने का मतलब ये है कि तुम धंधा बंद कर रहे हो, मालूम पड़ा जिम्मेदारी नहीं चुका रहे हो, बैंक से लोन लियो, जिम्मेदारी नहीं चुका रहे हो, बैंक तुम्हारे ऊपर केस ठोकेगी, तो भाई अदालत तो बोलेगी ही ना, पहले दायित्व चुकाओ। असर, साझेदारी का विसर्जन हो परंतु साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन ना भी हो, ये भी बात सही है। साझेदारी का विसर्जन हो लेकिन पेढ़ी का ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है।
पूरे साझेदारी का विसर्जन हो जाए तो भी शायद पेढ़ी का ना हो, क्योंकि दूसरे साझेदार उसकी जगह पे आ जाए। लेकिन ये पक्का है कि साझेदारी पेढ़ी का अगर विसर्जन हुआ तो पक्का है कि उस पेढ़ी के साझेदारों का संपूर्ण रूप से विसर्जन तो हो ही गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन में कि इस पार्ट में हम साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन से संबंधित महत्व की बातों पर ख्याल प्राप्त करेंगे। उसके बाद पेढ़ी के विसर्जन के हिसाबी असरों का विवरण भी जानेंगे। तो इसके अंदर हमें ज़्यादातर पढ़ना है पेढ़ी के विसर्जन की रीति और पद्धतियाँ। ठीक है, विसर्जन के हिसाबों का निपटारा, संदर्भ, कानूनी और अन्य प्रावधान, विसर्जन की सामान्य विधि प्रक्रिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पेढ़ी के विसर्जन की रीत और पद्धतियां। तो भारतीय साझेदारी कानून 1932 के अनुसार साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन की निम्नलिखित 2 पद्धतियां हैं। पहला नंबर है सामान्य विसर्जन, जिसको बोलते हैं अदालत के हस्तक्षेप के बिना, और दूसरा नंबर है अदालत के द्वारा विसर्जन। अब पढ़ते हैं सामान्य विसर्जन क्या है, जिसको बोलते हैं अदालत के हस्तक्षेप के बिना का विसर्जन। अदालत के हस्तक्षेप के बिना निम्नलिखित किसी भी तरह से साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। तो सामान्य विसर्जन में क्या आता है, पहला नंबर है सर्वसम्मति, दूसरा नंबर है करार के द्वारा, तीसरा नंबर है कानून के द्वारा, चौथा नंबर है निश्चित घटना के द्वारा, और पांचवा नंबर है नोटिस के द्वारा। ठीक है, सबको समझते हैं। सर्वसम्मति मतलब जब सभी साझेदार पेढ़ी का विसर्जन करने के लिए सम्मत हो, तब साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन हो, उसे बोलेंगे सर्वसम्मति या ऐच्छिक विसर्जन। इसी को हम ऐच्छिक विसर्जन बोलते हैं। जब धंधे के सभी साझेदार ने इच्छा बना लिया हो भैया कि हमें पेढ़ी नहीं चलाना, हमें पेढ़ी बंद करना है, तो सब लोग की एक ही इच्छा है, तो धंधा तो बंद ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऐच्छिक विसर्जन। सभी साझेदारों के इच्छा के अनुसार, या तो बोलेंगे सभी साझेदार सर्वसम्मति से पेढ़ी का विसर्जन करते हैं। ठीक है, अब करार द्वारा मतलब साझेदारों के बीच पहले से करार हुआ है कि भैया हम धंधा को इस तरह से बंद करेंगे, तो समय पूरा होने के बाद करार नामा खत्म, धंधा बंद। कानून के द्वारा जो विसर्जन है उसमें परिस्थितियां हैं। पहला, पेढ़ी के सभी साझेदार अथवा एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो। भैया दिवालिया घोषित हो गए, धंधे के पूरे साझेदार दिवालिया घोषित हो गए, सरेंडर कर रहा हूं साहब, मैं बर्बाद हो गया। समझ में आ रहा है ना? या तो मालूम पड़ा एक को छोड़ के सब दिवालिया घोषित, तो एक क्या करेगा बेचारा, मंजीरा बजाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे समय पे कानून के द्वारा पेढ़ी का विसर्जन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे सहारा कंपनी का हाल ऐसा ही है भैया, दिवालिया घोषित हो गए मालिक जी, क्या कर सकते। दूसरा, पेढ़ी का धंधा चलाना गैर कानूनी बने। भाई धंधा चला रहे हो, चल रहा है, अच्छा खासा कमा रहे हो, ऐसा क्या हो गया भैया कि तुम्हारे धंधे में जो कुछ बन रहा है वो गैर कानूनी होगा। भाई गैर कानूनी हुआ तो कानून तो सामने आएगा ना, तो विसर्जन करना पड़ेगा कानून के द्वारा। अब उसके बाद है निश्चित घटना। निश्चित घटना में पहला नंबर है, यदि साझेदारी पेढ़ी अमुक निश्चित अवधि के लिए हो, अवधि पूर्ण हो जाएगा तो विसर्जन हो जाएगा। कोई भी साझेदारी पेढ़ी एक निश्चित समय के लिए खोली गई हो कि भाई 50 साल 55 साल तक हमें चलेंगे, 50 साल पूरा होने के बाद धंधा बंद कर सकते हैं, या किसी निश्चित उद्देश्य के लिए पेढ़ी स्थापित की गई हो और उद्देश्य पूरा हो गया तो पेढ़ी का विसर्जन अपने आप हो। कोई उद्देश्य कि हमारा ये उद्देश्य है, ये धंधे को खोलने का हमारा ये उद्देश्य है, और वो उद्देश्य पूरा हो गया तो धंधा बंद कर सकते हैं। अब नोटिस द्वारा समझते हैं। स्वैच्छिक साझेदारी के संजोगों में कोई भी साझेदार साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन करने का अपना इरादा दर्शाती हुई लिखित नोटिस अन्य साझेदार को देता है। इस नोटिस में दर्शाई तारीख अथवा नोटिस मिले तब से उनके बीच साझेदारी का अंत आता है। इस प्रकार पेढ़ी का विसर्जन होता है। नोटिस का द्वारा मतलब धंधे में जो साझेदार काम कर रहे हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार, उसमें से कोई भी साझेदार अपने स्वेच्छा से नोटिस अन्य साझेदारों को लिखता है तो उस नोटिस के तहत भी पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो अपने ने पहले कौन सा पढ़ा, अपने ने अभी ये पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अदालत द्वारा विसर्जन। ठीक है, अदालत द्वारा विसर्जन पढ़ते भैया क्या है जानते हैं। कोई भी साझेदार अदालत का आवेदन करे तो निम्नलिखित संजोग में पेढ़ी का विसर्जन करने का अदालत आदेश दे सकती है। ऐसे नहीं देगी अदालत, आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का पागल हो, ऐसे समय पे कोई साझेदार पेढ़ी में अपने कर्तव्य को निभाने में असमर्थ हो, अपनी जवाबदारी नहीं निभा पा रहा हो, कोई साझेदार पेढ़ी या पेढ़ी के व्यवसाय के हित के विरुद्ध व्यवहार करता हो, यानी व्यवसाय के हित में ये चीज है तो वो ना करके कुछ और करे, कोई साझेदार व्यवसाय के शर्तों को बार बार, नियम कानून को बार बार भंग करता हो, कोई साझेदार पेढ़ी में अपना संपूर्ण भाग अन्य की सम्मति के बिना किसी को बेच दे, ये भी तो गलत है। साथ में धंधा कर रहे हो तो सब कुछ साथ में सोचो,
चोरी चुपके किसी को बेच दो, ये भी गलत है। पेढ़ी में अगर लगातार हानि हो रही हो और हानि के अलावा पेढ़ी का व्यवसाय चल सके ऐसा ना हो, तब भी अदालत को जब भी योग्य लगेगा ऐसी कोई भी संजोग, तो अदालत सामने से भी आदेश दे सकती है। इस तरह से अदालत के द्वारा पेढ़ी का विसर्जन होता है विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें जो आईएमपी उसको पढ़ा देते हैं हम कि ये देखिए, पेढ़ी की संपत्तियों में उपज का वितरण। जब पेढ़ी का विसर्जन होता है तो समग्र संपत्तियां बेच के जो पैसा प्राप्त होता है उसमें क्या करते हैं, पहले क्या चुकाएंगे, सबसे पहले विसर्जन खर्च चुकाएंगे, फिर त्राहित पक्ष का दायित्व चुकाएंगे, फिर साझेदारों का लोन चुकाएंगे, अंत में साझेदार की पूंजी और चालू खाते की रकम वापस की जाती है। फिर भी अगर रकम बचे तो लाभ हो तो सभी साझेदारों को बीच उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है, ठीक है। अब ये भी समझ जाते हैं कि विसर्जन के हिसाबों के निपटारे के संदर्भ में कानूनी और अन्य प्रावधान। तो पेढ़ी की हानि के संदर्भ में जानो। भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार विसर्जन के समय होने वाला नुकसान पूंजी हानि सहित निम्नानुसार अमल में रखता है। प्रथम, पेढ़ी के लाभ में से अपलिखित कर सकते हैं। अर्थात पेढ़ी में अगर हानि हो तो कंडीशन जानो, प्रथम पेढ़ी के लाभ में से अपलिखित कर सकते हैं, यानी लाभ में से उस हानि का भरपाई कर सकते हैं। यदि लाभ पर्याप्त न हो तो साझेदार की पूंजी से भी भरपाई हो सकती है। यदि पूंजी पर्याप्त ना हो तो ऐसे समय में हानि साझेदार अपने लाभ हानि के प्रमाण में बांट लेते हैं, उसके लिए जरूरत के अनुसार अपनी निजी संपत्ति को बेच के भी भरपाई करते हैं। यानी धंधा चालू किए हो पार्टनर में और धंधे को नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई प्रथम पेढ़ी के लाभ में से कर सकते हैं। अगर वहां भी पर्याप्त ना हो तो साझेदारों की पूंजी में से करेंगे। वहां भी पर्याप्त ना हो तो जो हानि है सभी साझेदारों के बीच बांट देंगे, सभी साझेदारों के बीच उस हानि को बांट देंगे और सभी साझेदार उस हानि का भरपाई तो करेंगे। कुछ नहीं है तो अपना निजी संपत्ति बेच के करो भैया। आ रहा है समझ में? अगर मान लो धंधे को 5 लाख का नुकसान हुआ तो पेढ़ी के लाभ में से भरपाई करना चाहेंगे। अगर मालूम पड़ा उतना नहीं है तो साझेदारों की पूंजी में से करना चाहेंगे। अभी भी नहीं है तो साझेदार को बोलेंगे भैया इतना इतना हानि, 5 लाख हानि हुआ, 5 साझेदारों 1-1 लाख बांट लो, अब बेचो अपना संपत्ति, लेकिन हानि की भरपाई करो, ठीक है। फिर दूसरा है पेढ़ी का ऋण और साझेदारों का निजी ऋण। एक होता है पेढ़ी का ऋण और एक होता है साझेदार। पेढ़ी का ऋण मतलब पेढ़ी ने लोन लिया है और साझेदारों का निजी ऋण साझेदार ने पर्सनल अपने लिए लोन लिया है। साझेदारों का दायित्व तो असीमित है, बहुत आईएमपी है। साझेदारों की जो जिम्मेदारी होती है ना वो असीमित होती है, अमर्यादित होती है। इसीलिए पेढ़ी के तीसरे पक्ष के ऋण के लिए प्रत्येक साझेदार व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि जो साझेदारों का जिम्मेदारी अमर्यादित बहुत ज्यादा होती है, अपने आप से सब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा किसी तीसरे पक्ष के ऊपर डिपेंड्स होता है सामने वाला पैसे के लिए। पेढ़ी की संपत्तियां पेढ़ी के ऋण के लिए साझेदार की निजी संपत्ति निजी ऋण के लिए कायदा अनुसार उपयोग में ले सकते, परंतु साझेदारों की अमर्यादित जिम्मेदारी होने के कारण उनकी निजी संपत्तियों का उपयोग निजी दायित्व चुकाने के बाद बची हुई रकम से पेढ़ी का दायित्व चुकाने के लिए भी हो सकता है। अगर साझेदार ने अपनी निजी संपत्ति को बेचा तो अपनी जिम्मेदारी चुकाने के बाद वो पेढ़ी की भी जिम्मेदारी चुका सकता है। अब साझेदारों को पेढ़ी की दी लोन क्या है? साझेदारों की पेढ़ी की लोन, साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन में पेढ़ी की संपत्तियों को बेचकर उनके उपज में से सर्वप्रथम विसर्जन खर्च चुकाएंगे, फिर दायित्व चुकाएंगे, जो बचेगा मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ये आपको बताया ना, ये यही चीज़ है सेम टू सेम, ठीक है। देख लो आप लोग, साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन में पेढ़ी की संपत्तियों को बेचकर उपज में से विसर्जन खर्च, उसके बाद दायित्व, उसके बाद बचती रकम में से साझेदारों की लोन की रकम चुकाएंगे, फिर पेढ़ी का दायित्व चुकाने के बाद जो बचेगा उसको भी साझेदारों के बीच बांट ही देते हैं, ठीक है। ये सब तो जान ही गए आप लोग। साझेदार की पत्नी की लोन, साझेदार की पत्नी ने अगर अपने स्त्री धन में से पेढ़ी को लोन दी हो तो ऐसी लोन की रकम पेढ़ी के सामान ऋण की तरह तीसरे पक्ष के दायित्व की तरह चुकाई जाती है, परंतु यदि पति की रकम में से पेढ़ी की लोन दी हो तो वह साझेदार की लोन गिनी जाएगी। अब साझेदारों की जिम्मेदारी, तो साझेदारों की जिम्मेदारी असीमित होती है, अमर्यादित होती है। यदि कोई साझेदार एक से अधिक साझेदारों के दिवालिया होने पर समर्थ साझेदार से पेढ़ी का दायित्व तो अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर भी चुकाना पड़ता है। अगर सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो गए और पेढ़ी का विसर्जन करना है, कोई एक साझेदार चाहे नहीं हम पेढ़ी का विसर्जन नहीं करेंगे, हम अकेले धंधा चला सकते हैं, तो चला सकता है भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जान गए आप लोग ये सब चीज को?
अभी वसूली खाता क्या है मैं इसको आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वसूली खाता जो है इसको मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ये मैंने इसका नोट्स बनाया है, मैं उसके हिसाब से आपको वसूली खाता के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले ये देखो, रोजनामचा, रोजनामचा अर्थात प्रविष्टि एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 मार्क्स। अब प्रविष्टि सही करनी है तो आपको बहुत कुछ आना चाहिए। प्रविष्टि में ये है, ध्यान दो, अनामत और लाभ हानि खाते की जमा बाकी। तो बेटा कोई भी अनामत हो वो हमेशा उधार होगा और साझेदारों का पूंजी खाता जमा। देख लो, अनामत खाता, विनियोग वृद्धि कमी फंड खाता, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता, लाभ हानि खाता, सभी को उधार करेंगे और साझेदार का पूंजी खाता जमा करेंगे। कब? जब अनामत और लाभ हानि खाते की कौन सी बाकी हो? जमा बाकी। लेकिन अगर उधार बाकी हुआ तो उल्टा, जैसे ये जमा बाकी था तो लाभ हानि खाता को उधार किया, पूंजी खाता जमा। अब उधार बाकी है तो लाभ क्या करेंगे? पूंजी खाता का उधार कर देंगे, लाभ हानि खाता जमा। कोई भी अनामत हो अगर उसका उधार बाकी हो ना तो उस अनामत को क्या कर देंगे? जमा। बाकी समय अनामत उधार रहेगा, ठीक है। अब संपत्तियों के खाते बंद करना हो तो सिंपल सी बात है, इसको रट लो। जितनी भी संपत्ति है, कोई भी संपत्ति, वो सबको जमा कर देंगे और वसूली खाता क्या कर देंगे? हम उधार कर देंगे, ठीक है। फिर प्रावधान के खाते बंद करना हो तो जितने भी प्रावधान है उन सबको हम उधार कर देंगे और वसूली खाता जमा। प्रावधान कौन कौन से हैं? डूबती अनामत, घिसाई फंड, देनदार, लेनी हुंडी, ऐसा। फिर दायित्व का खाता बंद करना हो तो दायित्व को उधार कर देंगे और वसूली खाता जमा। संपत्ति को जमा, वसूली खाता उधार, और दायित्व को उधार, वसूली खाता जमा। दायित्व कौन सा है? लेनदार, देनी हुंडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कारीगर लाभांश फंड, चुकाना बाकी खर्च। अब संपत्तियों का विक्रय करेंगे तो रोकड़ आएगी, संपत्तियों का विक्रय करेंगे तो रोकड़ आएगी, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार, वसूली खाता जमा। जब साझेदार संपत्ति ले जाएगा तो उसके लिए खर्च होगा, तो संबंधित साझेदार का पूंजी खाता उधार, वसूली खाता जमा। बही में नहीं लिखी संपत्ति की उपज मिलेगी, उपज मिलेगी तो रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता उधार, वसूली खाता जमा। दायित्व को चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगा, रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार, वसूली खाता जमा। कोई साझेदार दायित्व चुकाना स्वीकार करे, ठीक है, चुकाना स्वीकार करेगा तो उसको पैसा मिल रहा है, उस साझेदार को क्या कर देंगे? हम जमा कर देंगे और वसूली खाता उधार। बही में नहीं लिखा दायित्व तो चुकाया जाए, चुकाएंगे तो रोकड़ ओब्लिक बैंक जमा होगा, पैसा जाएगा और वसूली खाता क्या हो जाएगा? उधार, ठीक है। आगे, साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन खर्च चुकाया जाए तो वसूली खाता उधार होगा, रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता जमा। कोई साझेदार जिम्मेदारी स्वीकार करेगा तो उसके पास पैसा आएगा, तो संबंधित साझेदार का पूंजी खाता जमा, वसूली खाता उधार। जिस साझेदार की जिम्मेदारी हो उस साझेदार ने किए विसर्जन खर्च का भुगतान पेढ़ी ने किया हो तो उसकी प्रविष्टि कैसी होगी? भाई विसर्जन खर्च पेढ़ी ने किया हो तो रोकड़ ओब्लिक बैंक जाएगा, चुकाएंगे, और अब वसूली नहीं करेंगे, साझेदार का पूंजी खाता उधार करेंगे, ठीक है। अगर साझेदार का लोन चुकाएंगे तो क्या होगा? तो लोन खर्च है तो साझेदार का लोन खाता उधार, चुकाएंगे तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता जमा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब वसूली खाते का वितरण क्या है? अगर वसूली खाता के अनुसार लाभ हो तो वसूली खाता उधार करेंगे, साझेदार का पूंजी चालू खाता जमा करेंगे। हानि हो तो उल्टा, साझेदारों का पूंजी चालू खाता उधार करेंगे, वसूली खाता जमा करेंगे। साझेदारों का चालू खाता बंद किया जाए तो क्या करेंगे? साझेदार का चालू खाता उधार करेंगे, साझेदार का पूंजी खाता जमा करेंगे। चालू खाता के उधार बाकी हो तो साझेदार का पूंजी खाता उधार करेंगे, साझेदार का चालू खाता जमा करेंगे। साझेदारों का पूंजी खाता बंद करना हो तो बैंक ओब्लिक रोकड़ खाता उधार करेंगे, साझेदार का पूंजी खाता जमा करेंगे। साझेदार के पूंजी खाते की अंतिम बाकी जमा बाकी हो और वह रकम उसे चुकाई जाए तो साझेदार का पूंजी खाता उधार, बैंक ओब्लिक रोकड़ खाता जमा करें। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम चलो रोजनामचा सीखते हैं, ध्यान से समझते हैं, बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित व्यवहारों की प्रविष्टि करो। विसर्जन के समय जमीन मकान कितना दिया? 1,00,000। विनियोग कितना दिया? 50,000, और उनके क्रमशः 80,000 और 60,000 मिले हैं। सबसे पहले जमीन मकान क्या है? तुम्हारी संपत्ति, और विनियोग भी तुम्हारा क्या है? संपत्ति। तो रोजनामचा आपको पता है संपत्ति को जमा कर देंगे। देख लो, जमीन मकान
और विनियोग, इन दोनों को हमने कर दिया जमा। जमीन मकान कितना है 1 लाख, विनियोग कितना है 50,000, और वसूली खाता हम क्या कर देंगे उधार, दोनों को जोड़ देंगे तो 1,50,000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या बोला है, उनके क्रमशः 80,000 60,000 मिले हैं तो रोकड़ आएगी, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाता जमा, और 80 और 60 को जोड़ देंगे तो 140 होगा। देख लो, रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाता जमा 140 और 140। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तारीख आपको कोई डालना नहीं है, 2 है तो 1 नंबर और 2 नंबर डाल देना, ठीक है। आगे चलते, विसर्जन के समय पेढ़ी की कुल संपत्तियां 4 लाख है, जिसमें 40% चालू संपत्तियां हैं, जिसमें 20,000 रोकड़ है। स्थिर संपत्तियों का 120% रकम मिला है, चालू संपत्तियों का 80% रकम मिला है। ध्यान से इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले कुल संपत्तियां कितनी है 4 लाख, तो ये देखो संपत्तियां कितनी हो गई हमारी 4 लाख, जिसमें 40% चालू संपत्ति है, तो ये चालू संपत्ति 40%, तो 4 लाख का 40% निकालेंगे तो 1,60,000 आएगा। अब 40% चालू संपत्ति, तो स्थिर संपत्ति कितना बचेगा 60, तो 4 लाख का 60% निकालेंगे तो 2,40,000 आएगा। समझ में आ गया। अब 1,60,000 चालू संपत्ति है, उसमें पहले से 20,000 कौन है रोकड़, तो ये रहा 20,000 रोकड़, ठीक है। एक साइड में से 20 घटा दो तो चालू संपत्ति कितना बचेगा 140। अब स्थिर संपत्ति भी कितना रकम मिला 120, तो 2,40,000 का 120% निकालोगे तो 2,88,000, और चालू संपत्ति भी 80%, तो चालू संपत्ति कितनी है 140 का 80% 1,12,000, ठीक है। अब इसमें 2 संपत्तियां हैं, पहला चालू संपत्तियां और दूसरा स्थिर संपत्तियां, और आपको अच्छे से मालूम है संपत्ति क्या करेंगे जमा, स्थिर संपत्ति जमा, चालू संपत्ति जमा। अब स्थिर संपत्ति कितनी है देखो 2,40,000 और चालू 140, तो 240 140 दोनों को जोड़ दो 380। अब रोक इसमें चालू संपत्ति में रकम कितनी मिली 1,12, स्थिर संपत्ति में कितनी मिली 2,88, दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 लाख आएगा। और बोला है रकम मिली है, रकम मिली मतलब रोकड़ आएगी, आए तो उधार। चेक करो, रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाता जमा 4,04,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, पेढ़ी के विसर्जन के समय यंत्रों की बही कीमत 70,000 है, एक साझेदार उसे कितने में ले जा रहा है 78,000 में। तो सिंपल सी बात है, पहले यंत्र है तो यंत्र एक संपत्ति है, तो यंत्र को जमा करके वसूली खाता उधार करेंगे, 70,000 की मारेंगे एंट्री। बोलो ये तो समझ में आ गया। एक साझेदार उसे कितने में ले जा रहा है 78,000, तो साझेदार जब कोई भी संपत्ति ले जाएगा तो साझेदारों को खर्च होगा, तो खर्च हुआ तो साझेदार का पूंजी खाता उधार करेंगे, वसूली खाता जमा करेंगे, 78,000 की 2 एंट्री कर देंगे, क्योंकि साझेदार कितने में ले जा रहा है उसको 78,000। समझ में आया। पेढ़ी का विसर्जन खर्च कितना हुआ 20,000। विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से मालूम, विसर्जन खर्च हुआ तो चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता जमा वसूली खाता उधार 20,000। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते, 5वां नंबर, साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के समय बही में निम्नलिखित संपत्तियां, मकान 2 लाख, फर्नीचर 40,000, ख्याति 20,000, यंत्र 30,000। मकान के 2,20,000, फर्नीचर के 50,000 और यंत्र बही कीमत पर मिला है। यंत्र बही कीमत पर मिला है, यंत्र 30,000 है, यानी यंत्र बही कीमत पर मिला है, यानी यंत्र कितने पे मिला है 30,000 पे मिला है, ठीक है। ख्याति की कोई भी कीमत नहीं मिलती है, प्रविष्टि करो। पहले जितने भी संपत्ति है सबको जमा कर दो, मकान जमा, फर्नीचर जमा, ख्याति जमा, यंत्र जमा, जो जो रकम दिया है उसको सेम टू सेम लिख दो, वसूली खाता उधार करके इन सबको जोड़ दो और यहाँ लिख दो 2,90,000। बोलो मालूम पड़ा। अब उपज कितना मिला है, तो उपज पे ध्यान देना पड़ेगा आपको अच्छे से, ये 2,20 है, ये 50 है, ये 30 है, सबको जोड़ देंगे तो 3 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 लाख, और मिला है तो रोकड़ आएगा, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाता जमा। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते, भूतकाल के अपलिखित डूबा ऋण के 12,000 में से 10,000 वापस मिले। जितना डूबा उसको भूल जाओ, वापस कितना मिला उसको याद रखो 10,000 मिला, तो रोकड़ आएगी, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाता जमा 10,000 और 10,000, ठीक है। आगे देखो, एक पेढ़ी की बही में ख्याति नहीं दर्शाई गई है, परंतु विसर्जन के समय उसके बिक्री से कितना मिले हैं 35, तो मिले हैं तो रोकड़ आएगी, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाता जमा 35,035। आगे देखो, एक साझेदार नरेश 30,000 की देनी हुंडी चुकाना स्वीकार करता है। सबसे पहले ये जानो कि देनी हुंडी क्या होता है, तो देनी हुंडी दायित्व होता है। देनी हुंडी क्या होता है दायित्व, और संपत्ति को जमा करते तो दायित्व को क्या करेंगे उधार। देनी हुंडी हम उधार कर देंगे, वसूली जमा कर देंगे, कितना 30,000 और 30,000।
अब बोला एक साझेदार नरेश 30,000 की देनी हुंडी चुकाना स्वीकार करता है। नरेश चुकाना स्वीकार करता तो नरेश को मिलेगा, तो नरेश को फायदा होगा, नरेश की पूंजी खाता जमा कर देंगे, वसूली खाता उधार, वही 30,000। समझ में आएगा नहीं आएगा? आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। पेढ़ी के विसर्जन के समय देनदार 80,000 है, लेनदार 40,000 है, साझेदार प्रतीक 20% कम कीमत से देनदार लेकर लेनदार को चुकाता है। पहले देनदार संपत्ति है और लेनदार दायित्व है। पहले संपत्ति करो, संपत्ति को जमा कर दो और वसूली उधार कर दो। कितना? 80,000 80,000। अब लेनदार दायित्व है तो दायित्व को उधार कर दो, वसूली जमा कर दो, 40,000 40,000। बोलो इतना तो समझ में आ गया। अब क्या बोला है? साझेदार प्रतीक 20% से कम कीमत से देनदार लेकर, तो देनदार तुम्हारे सवाल में कितना है? 80,000। अब 80,000 का 20% कम करो तो 64,000 आएगा। कितना आएगा? तो पहले 64,000 की एंट्री करो। कैसे करोगे कि साझेदार प्रतीक 20% कम कीमत से देनदार लेकर किसको चुकाता है? लेनदार को। यानी प्रतीक चुकाता है तो प्रतीक के लिए खर्च, तो प्रतीक का चालू ओब्लिक पूंजी खाता उधार, वसूली खाता जमा 64,000 64,000। किसको चुकाता है? लेनदार को चुकाता है। तो इसी एंट्री को उल्टा कर दो, वसूली जमा है तो वसूली उधार, और प्रतीक का चालू पूंजी उधार है तो इसको जमा कर देंगे। और एंट्री उल्टा करने के बाद रकम किसका लिखेंगे? रकम ध्यान से लिखना, रकम हम लेनदार का लिखेंगे। लेनदार कितना है? 40,000 40। ठीक है, आगे देखते हैं। साझेदार विजय पेढ़ी की विसर्जन की कार्यवाही करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, उसके बदले में पारिश्रमिक के रूप में उसे 12,000 चुकाना निश्चित किया है। पेढ़ी ने खर्च पेटे 6,000 चुकाए हैं। सबसे पहले तो कैसा है कि विसर्जन खर्च की जो जिम्मेदारी है, साझेदार विजय पेढ़ी की विसर्जन की कार्यवाही करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, उसके बदले में उसे 12,000 रुपया मिला है, तो फायदा हुआ। तो वसूली खाता उधार, विजय की पूंजी खाता जमा, 12,000 तो फायदा हुआ। अब विसर्जन खर्च कितना चुकाया गया है? 6,000। तो रोकड़ जाएगी तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार 6,000, और विजय का क्या करें? पूंजी खाता उधार कर देंगे 6,000। समझ में आया? यानी ऊपर वाली एंट्री की नीचे वाली एंट्री जो है उल्टी है। ठीक है, उस तरह से आप समझ जाओ। आगे देखो, साझेदारी पेढ़ी को आयकर की जिम्मेदारी 35,000 है। अब चुकाना तो पड़ेगा है, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक जमा, वसूली खाता उधार 35,000 पत किया भाई। अब विसर्जन के समय पेढ़ी के सभी दायित्व साझेदार के लोन चुकाने के बाद जो संपत्ति में वृद्धि बची वो कितनी है? 60,000। एसबीआई को बांट दो 4-3-3 में, एकदम आसान है। वसूली खाता उधार, एस का चालू पूंजी जमा, बी का चालू पूंजी जमा और आई का चालू पूंजी जमा, ये 60,000 है। इसी 60,000 को 4-3-3 में आप बांट दोगे तो 24,000 18,000 18,000 बांटने तो आपको आता ही है। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। विसर्जन के समय बही में नहीं लिखे यंत्र के 25,000 मिले तो रोकड़ आई, तो रोकड़ खाता उधार, वसूली खाता जमा, 25,000 और 25,000। ठीक है, चौपड़े में नहीं लिखा फर्नीचर, चौपड़े में नहीं लिखा फर्नीचर 20,000 का लेनदार महेश को 35,000 के सामने दिया, शेष रकम रोकड़ में चुकाई। चौपड़े में नहीं लिखा फर्नीचर रुपया 20,000 का लेनदार महेश को 35,000 के सामने दिया। ठीक है, तो 35,000 में से 20,000 घटाओ तो अंतर कितने का आएगा? 15,000 की। तो राइट ना, अब चुकाई है तो रोकड़ जाएगी, रोकड़ ओब्लिक बैंक जमा, वसूली खाता उधार, और 15,000 अंतर की रकम से हम इसको कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक साझेदार अपनी श्रीमती जी की पेढ़ी की दी लोन 40,000 रुपया चुकाना स्वीकार करता है। ठीक है, एक साझेदार अपनी श्रीमती जी की पेढ़ी की दी लोन चुकाना स्वीकार करता है, तो श्रीमती जी का लोन खाता उधार कर देंगे, वसूली खाता जमा 40,000 और फिर वसूली खाता जो जमा है उसे उधार कर देंगे, और संबंधित साझेदारों का पूंजी खाता क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। ये भी एंट्री होगी 40,000। इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल्स था। ठीक है, अभी स्वाध्याय में भी सवाल है, उसको भी देखते हैं हम। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित व्यवहारों की पेढ़ी की विसर्जन के संजोग में होने वाली प्रविष्टि लिखो। पेढ़ी के विसर्जन के समय ख्याति की कीमत 56,000, उसकी कोई रकम नहीं मिलती तो रकम की एंट्री मत करो, बट ख्याति संपत्ति है तो ख्याति खाता जमा, वसूली खाता उधार 56,000। बोलो समझ में आ गया? विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन मकान 8 लाख है, विनियोग 2 लाख है, और उसके 9 लाख और 1,50,000 मिले। पहले जमीन मकान और विनियोग संपत्ति है, जमा कर दो, 8 लाख और 2 लाख, ये 10 लाख हो गया, वसूली खाता उधार कर दो। फिर मिला है तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार, वसूली खाता जमा, 9 लाख और 1,50,000 को जोड़ेंगे तो 10,50,000।
पेढ़ी की कुल संपत्तियां 2 लाख है, जिसमें 40% चालू संपत्तियां हैं, जिसमें 10,000 रोकड़ है, चौपड़ा कीमत से उपज हुई। तो कुल संपत्तियां 2 लाख है, 40% चालू संपत्तियां हैं, तो स्थिर संपत्तियां कितना बचा 60%। 2 लाख का 40% निकालेंगे 80, और उसमें भी 10,000 रोकड़ शामिल है, तो रियल में चालू संपत्ति 70 की है, और स्थिर संपत्ति 2 लाख का 60% निकालेंगे तो 1,20। ठीक है, अब क्या करना है, पहले तो चालू संपत्ति और स्थिर संपत्ति दोनों जमा कर दो। एक का कितना आया 70,000, और इसका 1,20, दोनों को जोड़ेंगे तो 1,90। और क्या बोला है इसमें कि चौपड़ा कीमत पे उपज हुई। चौपड़ा कीमत यानी टोटल उपज हो गई। तो टोटल मतलब रोकड़ ओब्लिक बैंक उधार वसूली जमा टोटल 1,90 लिख दो, 1,90 पूरा उपज हो गया। ठीक है, बही में ख्याति नहीं दर्शाई है, फिर भी विसर्जन के समय उसकी बिक्री के कितने मिले 50,000 मिले। तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार 50,000, वसूली खाता जमा 50,000। ठीक है, समझ में आ रहा है। लैपटॉप की कीमत 35,000 है, साझेदार उसको 25,000 में ले जा रहा है। लैपटॉप संपत्ति है, लैपटॉप जमा करेंगे, वसूली उधार करेंगे 35, साझेदार उसको कितने में ले जा रहा है 25 में। कितने में भी ले जाए उसके लिए खर्च है। साझेदार का पूंजी खाता उधार 25,000, वसूली खाता जमा 25,000। ठीक है, एक साझेदार अपनी श्रीमती पेढ़ी की दी लोन 40,000 चुकाना स्वीकार करता, तो उसके लिए फायदा है। तो संबंधित साझेदार को पूंजी खाता जमा कर देंगे, श्रीमती जी का लोन खाता उधार कर देंगे 40,000। आयकर की जिम्मेदारी 30,000 है, जो बही में नहीं लिखी है, चुकाना तो पड़ेगा ही। तो वसूली खाता उधार रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता जमा 30,000। विसर्जन के समय पेढ़ी के सभी दायित्व साझेदारों को लोन चुकाने के बाद संपत्ति की वृद्धि 1,20,000 है। ABC को 5-3-2 में बांट दो, एकदम आसान। वसूली उधार, ए का पूंजी चालू जमा, बी का पूंजी चालू जमा, सी का पूंजी चालू जमा, 1,20 उधार करेंगे, 1,20 को 5-3-2 में बांट देंगे। आराम से प्यार से बांट लेना, समझ में आ गया। ठीक है, पेढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र 2 लाख बताए गए, जिसकी बही कीमत मिलती है। यंत्र संपत्ति है, तो यंत्र खाता जमा, वसूली खाता उधार 2 लाख और 2 लाख। रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार, और इसमें क्या बोला है बही कीमत मिलती है मतलब टोटल 2 लाख, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाता जमा 2 लाख 2 लाख। बही कीमत मतलब टोटल रकम मिल जाए। ठीक है, कोई एक साझेदार पेढ़ी की विसर्जन की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, उसके बदले में उसे पारिश्रमिक के रूप में 20,000 चुकाना निश्चय किया है। तो 20,000 उसके लिए फायदा है, तो साझेदार का पूंजी खाता जमा हो जाएगा 20,000, वसूली खाता उधार हो जाएगा। और खर्च पेटी कितना चुकाया गया है 12,000। तो सिंपल यही बात है। तो साझेदार का पूंजी खाता जो यहाँ ऊपर जमा है इसको उधार कर दो, और रोकड़ ओब्लिक बैंक जमा इसलिए करेंगे चुकाया है, तो रोकड़ जाएगी 12,000 और 12,000। पेढ़ी के विसर्जन के समय देनदार 1,20, लेनदार 60, एक साझेदार 20% कम कीमत से देनदार लेकर लेनदार को चुकाता है। ये अभी आपको मैंने बताया। पहले देनदार संपत्ति जमा करो, वसूली उधार, लेनदार दायित्व उधार करो, वसूली जमा। अब देखो ये 1,20 है देनदार और लेनदार 60 है। अब 20% कम, यानी देनदार 1,20,000 का 20% कम करो तो 96,000 आएगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगा, साझेदार का पूंजी चालू खाता उधार, वसूली खाता जमा। इसी एंट्री को उल्टा कर दो, वसूली खाता का उधार कर दो और साझेदार का पूंजी ओब्लिक चालू खाता उधार को जमा कर दो, और लेनदार को चुकाता तो लेनदार सेम टू सेम लिख दो 60,000। तो यहाँ पर सेम टू सेम 60,000 लिख दो। पहले वाले में क्या किया कि 1,20,000 देनदार है, देनदार का 20% निकालने का, तो यहाँ पर लिख देने का 96,000 यानी 1,20,000 का -20% निकालोगे तो 96,000 आएगा। उसका एंट्री होगा साझेदार का पूंजी ओब्लिक चालू खाता उधार, वसूली खाता जमा। दूसरे में एंट्री उल्टा कर देंगे और रकम लेनदार का लिख देंगे, लेनदार को चुकाना इसीलिए। आरबी और आई साझेदारों के बीच लाभ हानि का प्रमाण दिया है 321। उस प्रमाण में देखो निपटारा करना है। सामान्य अनामत 18,000 है, तो आपको अच्छे से मालूम है कि अनामत है, तो पहले उसको उधार कर देंगे और RBI इसका पूंजी चालू खाता जमा कर देंगे, और 18,000 को किस में बांट देंगे हम 321 में बांट देंगे। फिर लाभ हानि खाते के उधार बाकी, बेटा उधार बाकी मतलब अब इसे जमा कर दो, तो RBI को उधार कर देंगे, लाभ हानि जमा 12,000, और 12,000 को हम किस में बांट देंगे 321 में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 18,000 तो नॉर्मल है, इसको हम क्या कर देंगे उधार, और RBI को जमा कर देंगे, 18,000 को हम बांट देंगे 321 में, तो ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वसूली खाता तैयार करना हो तो प्रविष्टि लिखनी है। यंत्र की बही कीमत 50,000 है, साझेदार 55 में ले आ रहा है, तो यंत्र को जमा करेंगे, वसूली उधार करेंगे 50-50। साझेदार 55 में ले आ रहा है, उसके लिए खर्च, तो दर्शन नाम दिया है, तो दर्शन का पूंजी खाता उधार, वसूली खाता जमा 55,000। देनी हुंडी 15,000 है, साझेदार विमल चुकाना स्वीकार करता है। पहले देनी हुंडी दायित्व है,
तो दायित्व को उधार करेंगे, वसूली जमा करेंगे। कौन चुकाना स्वीकार करता? बीमल, तो बीमल को मिलेगा, बीमल जमा और वसूली खाता उधार। कितना चुकाना स्वीकार करेगा? वही सेम टू सेम 15,000। भूतकाल के अपलिखित डूबत ऋण के 11,000 में से 6,000 मिले, तो मिले तो रोकड़ आई, तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार 6,000, वसूली खाता जमा 6,000। फुटकर संपत्तियों की बही कीमत 2,70,000 है और उसके 2,27,000 मिले हैं, तो वसूली खाता उधार 2,70,000 और फुटकर संपत्ति खाता जमा 2,70,000 और मिला भी है 270, तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार 2,27,000 और वसूली खाता जमा 2,27,000। ठीक है। फुटकर लेनदार 60,000 जिसमें 25% बट्टा से चुकाए, तो लेनदार दायित्व है, तो लेनदार खाता उधार, वसूली खाता जमा 60,000 60,000। 25% बट्टा से चुकाया है तो रोकड़ जाएगी, तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता जमा, वसूली खाता उधार। अब 60,000 का 25% है, तो 60,000 का 25% माइनस कर दो, तो 45,000 बचेगा। ठीक है। बही में नहीं लिखे कर के 5,000 चुकाए हैं तो जाएगी रोकड़, तो वसूली खाता उधार, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता जमा 5,000 5,000। विसर्जन खर्च 5,000 चुकाया तो रोकड़ जाएगी, तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक जमा, वसूली खाता उधार 5,000 5,000। ख्याति बही में नहीं दर्शाई है, परंतु विसर्जन के समय उसकी बिक्री से 20,000 मिले हैं, तो मिले हैं तो रोकड़ आएगी, तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार 20,000, वसूली खाता जमा 20,000। अंडरस्टूड? राइट। अब एक एग्जाम्पल नंबर 9 है जो मोस्ट आईएमपी है, एक ही सवाल है, ध्यान से इसको समझना। अमर और अकबर की पीढ़ी की कुल संपत्तियां 6 लाख हैं, जिसमें 40,000 रोकड़ है, शुद्ध संपत्तियां 4 लाख है, पूंजी और सामान्य अनामत का प्रमाण 4:1 है। अकबर की पूंजी की अपेक्षा अमर की पूंजी 80,000 अधिक है, वसूली खाते की हानि इससे कोई मतलब नहीं है, पेढ़ी के विसर्जन के समय वार्षिक हिसाब तैयार करो। 3 नंबर का सवाल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले वार्षिक हिसाब के लिए पक्की तलपट बनाएंगे। पक्की तलपट यानी पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना आता है पक्की तलपट आप लोग को बनाने। ध्यान से समझना है इसको। पहले तो अमर और अकबर की पीढ़ी की कुल संपत्तियां 6 लाख है, तो संपत्ति में जाके 6 लाख लिख दो। लिख दिया 6 लाख, जिसमें 40,000 रोकड़ है। देखो रोकड़ कितना लिख दिया हमने? 40,000। तो जो बाकी 6 लाख में से 40,000 घटाएंगे, 560 बचेगा, वो अन्य संपत्तियां, यानी संपत्ति लेना तो तुम्हारा पूरा हो गया। ठीक है कि नहीं? अब आपको बताऊं, पूंजी दायित्व में 3 ही चीज होता है, एक होता है पूंजी, एक होता है अनामत, एक होता है जिम्मेदार। पूंजी दायित्व में 3 ही चीज आती है, एक पूंजी, एक अनामत और एक जिम्मेदारी। अब तीनों के बारे में हम डिटेल निकालेंगे। पहले तो ये 6 लाख इधर है तो 6 लाख इधर भी आएगा, तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आता है। अब बाकी इधर का रकम कैसे निकालेंगे हम समझा रहे हैं। हम यहां से उठाएंगे, शुद्ध संपत्तियां 4 लाख है तो हम शुद्ध संपत्ति से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुद्ध संपत्तियां का सूत्र होता है कुल संपत्तियां माइनस कुल जिम्मेदारी यानी कुल दायित्व। ठीक है। शुद्ध संपत्ति का सूत्र क्या होता है? कुल संपत्तियां माइनस कुल जिम्मेदारी। अब ये कुल जिम्मेदारी माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो जिम्मेदारी प्लस में हो जाएगा, फिर बचेगा कुल संपत्ति, और शुद्ध संपत्ति प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में। तो जिम्मेदारी कैसे निकालेंगे? कुल संपत्ति 6 लाख है और शुद्ध संपत्ति 4 लाख है। 6 लाख में से 4 लाख घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 लाख, और 2 लाख तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई। ठीक है। अब देख लो जिम्मेदारी तुम्हारी, देख लो 2 लाख मैंने लिख दिया। राइट। अब एक चीज जानो कि संपत्ति लेना पक्ष बराबर क्या होता है? पूंजी दायित्व पक्ष, यानी जो संपत्ति लेना है वो पूंजी दायित्व होता है, यानी दोनों बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, संपत्ति लेना पक्ष कितना है? 6 लाख टोटल है। अब पूंजी दायित्व पक्ष में 3 ही चीज आती है, एक पूंजी और एक अनामत और एक जिम्मेदारी। जो जिम्मेदारी तुमने 2 लाख रुपया पहले से निकाल लिया। तो यहां पर समझो ध्यान से कि 6 लाख लिखा, ये 2 लाख प्लस में है, इसको इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस में हो जाएगा। तो बचा क्या तुम्हारा? सिर्फ पूंजी और प्लस अनामत। फिर 6 लाख में से 2 लाख घटाएंगे तो 4 लाख, यानी पूंजी प्लस अनामत, यानी 4 लाख में पूंजी भी है और अनामत भी है। और पूंजी और अनामत का प्रमाण कितना है? 4:1। तो पहले तो क्या निकालेंगे हम? जैसे कि पूंजी और अनामत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम जैसे कि पूंजी निकालते हैं। ठीक है। तो पूंजी कैसे निकालेंगे? तो टोटल 4 लाख गुणे पूंजी कितना? 4 और बट्टे में 5। ठीक है। तो 4 लाख गुड़िया में पूंजी कितना है? 4 और बट्टे में क्या करेंगे? 5। तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। $3,20,000 ये तुम्हारी क्या हो गई? पूंजी हो गई।
और अनामत तो 4 लाख गुणे में अनामत कितना है 1/5 यानी अनामत 80,000। तो देखो अनामत हमने 80,000 लिख दिया और पूंजी कितनी आई 3,20,000। पूंजी कितनी आई 3,20,000। तो पूंजी में अमर भी है, पूंजी में अमर भी है और अकबर भी है। और पूंजी तुम्हारी कितनी आई 3,20,000। अनामत तो तुम्हारा 80,000 आ गया। अब 3,20,000 में अमर और अकबर को कौन सी पूंजी मिलेगी उसी को हमें देखना है। तो ध्यान से देखो, आपके सवाल में कंडीशन बोला है कि अकबर की पूंजी की अपेक्षा अमर की पूंजी 80,000 अधिक है। अमर की पूंजी 80,000 अधिक है, किसकी पूंजी की अपेक्षा? अकबर की पूंजी की अपेक्षा। तो अकबर की पूंजी को x मान लो, अकबर की पूंजी को x मान लो। तो अमर की पूंजी उससे 80,000 अधिक यानी x प्लस 80,000। तो कुल पूंजी यानी अमर की पूंजी प्लस अकबर की पूंजी। तो अमर की पूंजी कितना है, जैसे x प्लस 80,000, अकबर की पूंजी कितना है x। तो 3,20,000 कुल पूंजी है, तो x और x 2x प्लस 80,000। तो 3,20,000 80,000 इधर लाएंगे माइनस बराबर 2x। 3,20,000 में से 80,000 घटाओ 2,40,000 बराबर 2x। तो x बराबर कितना आएगा 1,20। कैसे आया? तो x बराबर 2,40,000 है, उसके बटे में क्या लगा देंगे हम 2। तो कितना आएगा 1,20,000। ठीक है, इस तरह से x किसको माना है? अकबर को। तो अकबर की पूंजी 1,20 आ गई। तो यहां लिख दे रहा हूं, देख लो अकबर की पूंजी कितनी आ गई 1,20 और अमर की पूंजी 2। 3,20,000 में से 1,20 घटाओ तो 2 लाख आ जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया। और या तो ये भी समझो कि अमर की पूंजी x प्लस 80, तो x 1,20 प्लस 80 तो कितना 2 लाख। इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट हो गया पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वसूली खाता। इसके बारे में जानते हैं। अब पढ़ते हैं हम वसूली खाता के बारे में। ये भी एग्जाम में आता है, वसूली खाता पर टिप्पणी। तो इसका जो दूसरा नाम है वो होता है माल संपादन खाता या माल मिलकत निकाल खाता। यह खाता कब खोला जाता है? तो पेढ़ी के विसर्जन के समय बनाया जाता है। इस खाते में सभी संपत्तियों का खाता बंद करके वसूली खाता ले जाया जाता है। इस खाते में सभी दायित्व का खाता बंद करके वसूली खाता ले जाया जाता है। रोकड़ आए या जाए ऐसे संबंधित व्यवहारों का लेखा भी वसूली खाते ले जाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा वसूली खाता का टिप्पणी। दूसरा नंबर है वसूली खाता के प्रथम पद्धति और दूसरी पद्धतियों में अंतर। ये रहा प्रथम पद्धति, ये रहा दूसरी पद्धति। प्रथम पद्धति में क्या है, सभी संपत्ति और दायित्व का खाता बंद करके वसूली खाता ले जाएंगे। और यहाँ पर सभी संपत्ति और दायित्व का खाता बंद करने के लिए अलग अलग खाता तैयार किया जाता है। इसमें सभी संपत्तियों के उपज को वसूली खाता जमा करते हैं और इसमें संपत्तियों के उपज में से होने वाले लाभ हानि को वसूली खाते ले जाया जाता है। इसमें सभी दायित्व का भुगतान एक साथ करते हैं और इसमें दायित्व का भुगतान में से होने वाले लाभ हानि को वसूली खाता ले जाया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है वो होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, तो ये अकाउंट का हमारा चैप्टर नंबर 7 साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन होता है पूरा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल हाँ बोले। जय हिंद, राधे राधे।